अस्सलाम वालेकुम। तो कल की क्लास में हमने ग्रिड को देखा था, सीएसएस ग्रिड को, और हमने ये समझाने की कोशिश की थी कि ग्रिड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस का। उसकी वजह क्या है कि पूरा का पूरा जो आपका वेब पेज है वो कंट्रोल हो सकता है किसके ज़रिए? ग्रिड के ज़रिए। तो ये कुछ हमने ग्रिड बनाई थी कल। जो ग्रिड पे काम हुआ था कुछ ये था, जिसके अंदर वो सारे सेक्शंस हैं जो हमारे पास नॉर्मल एक वेबसाइट पे होते हैं। बस इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हर सेक्शन अपनी अपनी जगह पे मौजूद है। अभी तक बिना हमने कोई चीज़ इसके अंदर लगाई नहीं है, कोई तस्वीर नहीं लगाई, कोई कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन बस अब हमें पता है कि हर चीज़ की कौन कौन सी जगह है। तो ये प्लेसमेंट जो है ये एक बहुत सर दर्द होता है, और इसको सही जगह पे रखना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट की अलाइनमेंट इधर उधर हुई तो कोई भी एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाला अगर आपका मैनेजर हुआ तो वो आपको पकड़ लेगा। पर इवन क्लाइंट को भी वो बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि नॉर्मल जो क्लाइंट होता है वो आपका, उसको इस बात का ज़्यादा इल्म नहीं होता कि आपकी ये चीज़ थोड़ी सी इधर है, वो चीज़ थोड़ी सी इधर है, माइनर चेंजेस वो नहीं पकड़ पाते। लेकिन जो आपके ऊपर क्वालिटी वाले लोग होंगे वो उसको लाजमी सी बात है कैच कर लेंगे। तो अलाइनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन ग्रिड के ज़रिए ये बहुत काम आसान हो जाता है। आपने ग्रिड बनाई, उसके अंदर आपने सेक्शंस रखे और आपके सामने ग्रिड मुकम्मल हो गई। उसके बाद गालिबन हमने एक और टॉपिक शुरू किया था, लेकिन उस पर कुछ इशू हो गए थे। वो थी हमारी क्या? मीडिया क्वेरी। तो ज़रा एक काम करते हैं, इसको हम लोग अलग से चला के देखते हैं, बाकी कोड से बिल्कुल सेपरेट आउट। जैसे कि हम यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं और हम यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग दे देते हैं। बल्कि एक मेरी आदत है कि इसको मैं क्या कह देता हूँ, कंटेनर, और यहाँ पे हम कह देते हैं स्टाइल और डॉट कंटेनर को हम कह देते हैं, इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं। विड्थ लेट्स से 200 px है, और इसकी हाइट भी हम इसको सेट कर लेते हैं, वो भी 200 px है। और इसका हम लोग सिंपल सा एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। तो हमने एक सिंपल सा पेज बनाया जिसके ऊपर एक बॉक्स सिंपल सा बना हुआ है। अच्छा, ये बॉक्स को अभी एक और काम कर लेते हैं कि हम इसको दे देते हैं मार्जिन लेफ़्ट, और मार्जिन लेफ़्ट हम दे देते हैं 100 px, ताकि मुझे स्क्रीन बार बार छोटी बड़ी नहीं करनी पड़े और आपको बॉक्स सिंपल नज़र आ जाए। ठीक है। अब इसके बाद जो मीडिया क्वेरी है, जो कल हमने लगाई भी थी, मीडिया क्वेरी क्या है कि एक आपकी प्रॉपर्टी का नाम है, लेकिन ये सबसे मुख्तलिफ दिखने वाली प्रॉपर्टी है सीएसएस की। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये खुद एक सिलेक्टर की तरह स्टार्ट होती है। क्योंकि आप देखेंगे ये क्या चीज़ है, सिलेक्टर, और यहाँ पे देखेंगे मीडिया भी किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, सिलेक्टर की तरह। तो ये स्टार्ट होती है एक सिलेक्टर के तरीक़ेकार पे। उसके बाद यहाँ पर एक लफ्ज़ होता है, ये लफ्ज़ ये डिसाइड करता है कि जो मीडिया क्वेरी है ये किसको देख के चेंजेस लाएगी। अभी इस पे क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन, जिसका बेसिकली मतलब है आपकी स्क्रीन साइज। मतलब ये मीडिया क्वेरी किस पे एक्टिव होती है? आपकी स्क्रीन साइज पे। लेकिन आपको इसको एक कंडीशन भी बतानी है। इस कंडीशन आपको बतानी होती है कि ये मीडिया क्वेरी ठीक है स्क्रीन पे लगेगी, लेकिन स्क्रीन पे कब लगेगी। तो अब आपके पास दो तरीके हैं। यहाँ तो आप उसको बताएं मैक्सिमम विड्थ, जैसे कि मैंने कह दिया 400 दे दें, 600 दे दें, 600 px। एक आपके पास होती है मैक्सिमम विड्थ और दूसरी आपके पास होती है मिनिमम विड्थ। तो दो आपके पास तरीके हैं। पहले ज़रा इसको देखते हैं कि स्क्रीन एंड ये जो हुआ, अब हम इसके देखें कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। ठीक है। यहाँ पे आके हम इसको कहते हैं कि एक काम करो, ये जो डॉट कंटेनर है, तो मज़े की चीज़ देखेंगे, ये जो इसके ब्रैकेट हैं, अब इसके अंदर हम बाकायदा एक CSS लिखेंगे। मतलब प्रॉपर जैसे हम CSS लिखते थे वैसे ही CSS हम लिखेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे है डॉट कंटेनर, ये मैंने सिलेक्टर लिखा, और इसके अंदर मैं कहता हूँ इसकी जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, इसको क्या कर दो, ब्लू कर दो। अब ज़रा हम इधर वापस आते हैं और इस मीडिया की क्वेरी को हम दोबारा चला लेते हैं। ज़्यादा ये हमें इफ़ेक्टिव तब लगेगा जब हम लोग ये वाला मूड ओपन करें। इसकी वजह क्या है?
कि इसमें हमें साइजेस का बहुत अच्छे से पता लगता है। ऊपर देखेंगे ये अभी हमारे पास विड्थ कितनी सेट हुई है 198 पिक्सल्स। अगर हम इसको बड़ा करें, हम इसको इंक्रीज करें यार ये ब्राउज़र के साथ आपका कोई इशू है। हाँ बेसिकली ब्राउज़र में कोई इशू है, तो वरना वो उससे भी हो जाता है। हम नॉर्मली उसी से ही टेस्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं ब्राउज़र में कोई चक्कर होगा। लेकिन चलें, इसको हमें एक चीज़ दिख रही है कि बेसिकली उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे पता लग रहा होता है कि विड्थ कितनी पहुंची और किससे ज़्यादा हुई किससे कम हुई, तो ज़्यादा बेटर होता है नॉर्मली। अब इसको हमें ब्राउज़र को दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन छोड़ें। इतनी बात आपको समझ आ रही है कि ये जो चेंज है ये कब आया, जब स्क्रीन साइज 600 पिक्सल से क्रॉस कर रही है। मतलब वो यहाँ तो 600 से कम हो रही है या 600 से ज़्यादा हो रही है, तो हमारा जो कलर है वो चेंज हो रहा है। और वो कलर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने उस पर मीडिया क्वेरी लगाई हुई है, और मीडिया क्वेरी की कंडीशन क्या है, मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 600 पिक्सल्स। ठीक है, अब 600 पिक्सल्स मैक्सिमम विड्थ का क्या मतलब है, ओरिजिनल कलर क्या है इसका, रेड। अब जब हमने इसकी साइज फुल की तो अब कलर क्या है, रेड। मतलब ये जो स्क्रीन साइज है लाजिमन 600 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तो 900 होगा, यहाँ अराउंड 800 होगा, इसी से ज़्यादा ही होगा, लेकिन ये 600 से लाजमी ज़्यादा है। तो जब 600 से ज़्यादा है तो उसने कलर कौन सा लिया, रेड। इसका मतलब है कि ये वाला जो कलर है ब्लू वाला, ये कब लगेगा, जब 600 से कम होंगे, 600 या 600 से कम। हम सिंपल सी ये ट्रिक लगा लेते हैं चेक करने के लिए कि क्योंकि मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ में आप नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी काम करते हैं, हम इसको मिनिमम विड्थ कर देते हैं। हमने इसको मिनिमम विड्थ किया, अब इसका कलर क्या हो गया, ब्लू। अभी स्क्रीन साइज क्या है, 600 से ज़्यादा है, तो 600 से ज़्यादा है तो उसने ब्लू किया, मतलब ये मीडिया क्वेरी चल गई, ये चल रही है। अब मैं इसको छोटा करूँगा तो वो क्या उसने कर दिया, रेड कर दिया। इसका मतलब है कि मिनिमम विड्थ का मतलब है कि आप अगर 600 से ज़्यादा जाएंगे तो ये वाला कलर अप्लाई होगा, अगर आप 600 से कम होंगे तो ये वाला कलर अप्लाई नहीं होगा। और मैक्सिमम विड्थ बिल्कुल इसका उल्टा है। ये बात समझ आ रही है। अब मैक्सिमम विड्थ का क्या मतलब है कि अगर आप 600 से ऊपर जाएंगे तो ये मीडिया क्वेरी नहीं चलेगी, आप इससे कम आएंगे तो ये मीडिया क्वेरी चलेगी। मैक्सिमम विड्थ का बेसिकली मतलब है कि ये मैक्सिमम 600 पिक्सल तक काम करेगा, 600 पिक्सल के बाहर ये काम नहीं करेगा। यानी कि मैक्सिमम लिमिट इसकी कहाँ पे रुकती है, 600। यानी 600 और 600 से कम वाली जितना भी पोर्शन है उस पर ये काम करता है। और नॉर्मली मोबाइल स्क्रीन्स के लिए हम लोग यही वाली कंडीशन यूज़ करते हैं मैक्सिमम विड्थ की, जो नॉर्मली मैंने कल बताया था कि कितनी होती है, 550 होती है। ये सिंपल सी हमारी मीडिया क्वेरी है। अब मीडिया क्वेरी नॉर्मली कब यूज़ होती है, नॉर्मली आपका जो मोबाइल डिज़ाइंस हैं, आपकी मोबाइल जितनी भी डिफरेंट वेबसाइट्स आपको दिखती हैं कि आप फेसबुक डेस्कटॉप पे खोलें अलग दिखता है, आप मोबाइल पे खोलें अलग दिखता है, तो ये वेबसाइट तो एक ही है, तो फिर अलग अलग क्यों दिख रहा है, वो अलग अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने क्या अप्लाई किया हुआ है, मीडिया। और मीडिया ये चेक कर लेता है कि आपकी स्क्रीन साइज़ कितनी है, और उसके हिसाब से जो आपने कोड किया हुआ होता है उसके हिसाब से ये चीज़ राइट कर सकती है। अच्छा, मीडिया क्वेरी जो है वो और आपकी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इन अ सेंस कि आप मीडिया क्वेरी ये भी लगा सकते हैं कि 600 या 600 से ज़्यादा। एक और क्वेरी यहाँ पे लगा सकते हैं कि 800 या 800 से ज़्यादा। सही है, तो मतलब दो स्टेप्स भी हो सकते हैं। यहाँ एक काम कर लेते हैं कि भाई हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं क्या, ग्रीन। सही है, और मैं कह लेता हूँ ये मैक्सिमम विड्थ है कितने पे, 800 पिक्सल्स पे। अब एक इशू है, 600 का मतलब है कि 600 या 600 से कम पे क्या कलर आएगा, ब्लू। और 800 का क्या मतलब है कि 800 या 800 से कम पे क्या कलर आएगा, ग्रीन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका जो 800 से कम तो 600 भी आता है। ये बात समझ आ रही है, 800 से कम तो 600 भी है, क्योंकि 800 से कम ही तो 600 है। तो इसका मतलब है कि अब उस पर ग्रीन कलर आना चाहिए या ब्लू। क्या लगता है, अच्छा तो मुस्तकिल इस पे कौन सा कलर है, ग्रीन। ये यानी कि 800 पिक्सल्स पे ब्रेक पॉइंट है इसका।
यानी 800 से जैसे ही ऊपर जाता है तो वो कलर रेड हो जाता है, जो कि बेसिकली इसकी मेन कंडीशन है। सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी बात बिल्कुल सही थी कि क्योंकि आपने 800 पिक्सल्स बाद में लिखा है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी और आपकी 600 पिक्सल वाली कंडीशन हट जाएगी, क्योंकि 800 और 800 से कम का मतलब है 600 वाला रीजन भी सारा इसके अंदर आ गया। अगर मैं ये एक टेक्निक करूँ कि इसको कट करके मैं इसके ऊपर रख दूँ, अब क्या होगा? ब्लू ही रहेगा या ग्रीन आएगा? मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ तो पहले रेड हो सकता है, रेड के बाद आपका ब्लू हो सकता है, ब्लू के बाद आपका ग्रीन आ सकता है, या वही वाला चक्कर होगा कि पहले रेड आएगा फुल स्क्रीन पे, फिर उसके बाद डायरेक्टली ग्रीन आ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको पहले फुल साइज़ करते हैं। फुल साइज़ में हमें रेड ही है, सही है। उसके बाद अब हम इसको, अब क्या आया? ग्रीन आया। और छोटा करें, अब क्या आया? ब्लू आया। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। अब सीक्वेंस के मुताबिक क्या है कि पहले वो कह रहा है कि 800 और 800 से कम जितना भी वैल्यू है उस पर कौन सा कलर करो? ग्रीन। लेकिन उसको मैंने ओवरराइड किया है कि नहीं, 600 और 600 से कम जो हो उस पर कौन सा कलर हो? ब्लू। तो 800 से लेके 600 तक की जो स्पेस है उसमें तो वो ग्रीन ही रखेगा, लेकिन जैसे ही आप 600 से कम जाओगे तो ये वाली क्वेरी एक्टिवेट हो जाएगी। सही है, किसी को समझ आ रहा है ये चीज़ कब इस्तेमाल हो सकती है? 550 और उससे बड़ा वाला तो मोबाइल स्क्रीन और डेस्कटॉप स्क्रीन समझ आता है। ये तीसरा ब्रेक पॉइंट हम क्यों देंगे? टेबलेट साइज के लिए। बेसिकली हमारे पास जो भी वेबसाइट बनती है, जो हायर लेवल की वेबसाइट होती है, वो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला आपका मोबाइल स्क्रीन है, दूसरा आपका टैबलेट स्क्रीन है, और तीसरा आपका फाइनली डेस्कटॉप वर्जन है। आपको मैंने शायद एक वेबसाइट दिखाई थी जब हम CSS पढ़ रहे थे, स्क्रीन साइज ये दिखाई थी, ये वाली वेबसाइट स्क्रीन size.es, आई थिंक मैंने दिखाई थी, मुझे इतना याद आ रहा है। अब इस पे पहले हम सिलेक्ट करते हैं स्मार्टफोन्स को। जब हमने स्मार्टफोन्स को सिलेक्ट किया तो इसने सारे के सारे स्मार्टफोन्स को सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक है डिवाइस विड्थ, सही है। अब डिवाइस विड्थ को अगर हम, सबसे बड़ा वाला साइज क्या है? 400, जो कि किस मोबाइल फ़ोन का है? सैमसंग गैलेक्सी नोट, सही है। यानी कि इसके मुताबिक जो सबसे पॉपुलर सेल फोन्स हैं उनमें जो सबसे हाईएस्ट स्क्रीन साइज़ है वो किसका है? सैमसंग गैलेक्सी नोट का, और वो कितना है? 400। उसके बाद हम एक काम करते हैं, हम उसको कहते हैं टैबलेट्स। अब हम टैबलेट्स पे आते हैं। अब टैबलेट्स में आके जो इसने सबसे बड़ा स्क्रीन साइज़ बताया वो कितना है? 1280। यानी कि टैबलेट साइज़ एक लैपटॉप स्क्रीन जितना भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसके थोड़ा नीचे जाएं तो आपको 600 तक एवरेज वैल्यूज़ मिल जाएंगी, सही है। ये जो उसके ऊपर वाला है ना, जो 800, 700, 768, अगर आपको याद हो तो 768 जो है आपके बेसिकली लैपटॉप स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है। अगर किसी ने काउंटर स्ट्राइक खेला हो तो हम इस रेजोल्यूशन पे गेम खेलते हैं, सही है। लेकिन लगता है आप में से ज़्यादा लोग गेम खेलने वाले नहीं हैं। तो नॉर्मल जो आपकी रेजोल्यूशन है गेम की वो ये होती है 1280x768। उसकी वजह क्या है कि वो आपकी जो एम वगैरह है वो क्लियर दिखता है। अगर आप ज़्यादा छोटा कर देंगे तो वो आपका जो एम है बहुत छोटा दिखता है, सही है। लेकिन आपने नहीं खेला तो आप इस बात को नहीं समझोगे। लेकिन खैर, जो आपका आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं, अच्छा इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ये स्क्रीन रेजोल्यूशन है, बेसिकली स्क्रीन रेजोल्यूशन है कि उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी स्क्रीन क्लियर होगी, सही है। अब आपकी स्क्रीन क्वालिटी जितनी बेटर है उसका मतलब है कि उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? ज़्यादा है, जिसको शायद हमने DPI भी पहले बताया था कि डॉट्स पर इंच, उसको DPI के तौर पे भी काउंट किया जाता है, और विड्थ एंड हाइट को भी। तो डिवाइस विड्थ क्या है? ये एक्चुअल डिवाइस विड्थ, कि जो आपकी डिवाइस की एक्चुअल विड्थ है वो क्या है। और ये हमारे हैं जी मॉनिटर्स। मॉनिटर यानी कि अब इसमें लैपटॉप्स आ गए, डेस्कटॉप्स आ गए, आपकी ऐसी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स आ गई। तो इसमें सबसे हाईएस्ट डिवाइस स्क्रीन क्या है? 2560, 2560 पिक्सल्स की सबसे हाईएस्ट आपके पास मॉनिटर आ सकता है, ठीक है। नॉर्मल जो जनरल कंसेंसस है कि आपके पास जो टैबलेट है वो 550 से स्टार्ट होता है, अप मोस्ट 768 से थोड़ा नीचे यानी कि 700 तक रुकता है,
सही है। 700 एक ऑड नंबर है, 700 कभी भी रेजोल्यूशन नहीं होता, यहाँ तो 768 होगा या समथिंग कुछ ऐसा होगा, लेकिन फिर भी सेफ साइड रहने के लिए हम कितना खींच लेते हैं 700 तक। फिर 700 एंड अबव हम कह देते हैं कि ये अब कौन से वर्जन है, ये डेस्कटॉप वर्जन है। लेकिन डेस्कटॉप वर्जन में भी बहुत बड़ा एक गैप है, मतलब डेस्कटॉप वर्जन स्टार्ट हो रहा है 768 पिक्सल्स है, 768 पिक्सल से। 768 पिक्सल पर हाईएस्ट कितना जा रहा है 2560, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो अब इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मीडिया क्वेरीज खैर आप किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीन विड्थ। आपको कोई भी चीज़ अगर स्क्रीन विड्थ के मुताबिक सेटअप करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक मज़ेदार एक और तरीक़ेकार भी है जो हम कभी कभार यूज़ करते हैं। अगर हम देखें तो इसके अंदर हमने अजान हो जाए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने सिंपली क्या किया है कि हमने एक इमेज को इंपोर्ट करवाया है और उसको हमने स्क्रीन पे दिखा दिया है। अभी ये स्क्रीन जो डिस्प्ले हो रही है पूरी स्क्रीन पे शो हो रही है। अगर ये स्क्रीन साइज़ छोटी होगी तो भी ये स्क्रीन पे शो होगी, लेकिन ये क्यों थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ और हाइट क्या कर दी थी 100%, और इसका जो डिव है उसकी भी हाइट क्या है, सॉरी विड्थ क्या है 100%, विद अ स्टेबल हाइट इसकी कितनी है 400 पिक्सल्स। सही है। अगर आपने थोड़ा गौर किया हो तो मैंने ये सारी सेटिंग्स लगाई हैं इस पर, जिससे थोड़ी इमेज जो है वो बेटर रिएक्ट कर रही है आपके स्क्रीन साइज़ के हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभार हमारे पास एक इमेज हो और इमेज के साथ साथ कि हमारे पास एक टेक्स्ट भी हो, ठीक है। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई एक डिव है हमारा कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर डिव की फ़िलहाल ये चीज़ें हटा देते हैं, ये इतने कलर शलर हमें नहीं चाहिए, सही है। इसकी ये भी हटा देते हैं ये चीज़ें, और मार्जिन लेफ़्ट भी हटा देते हैं। सोचेंगे ये हमारे पास एक कंटेनर डिव है, लेकिन इस कंटेनर डिव के साथ हमारे पास एक और डिव था डॉट कंटेंट के नाम से, जिसके अंदर एक h1 है हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद एक और हमारे पास p है lorem 20, सही है। तो अगर हम इसको पीछे जाके देखें तो ऊपर हमारे पास हेलो वर्ल्ड आएगा, नीचे ब्ला 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 जो भी चीज़ें आएंगी। इसके बाद अगर हम ये करें कि जो हमारा कंटेनर है, यानी ये इस पर मैं लगा दूं क्या डिस्प्ले फ्लैक्स। तो डिस्प्ले फ्लैक्स लगाने से क्या होगा, दोनों आमने सामने आ जाएंगे, यही होगा। अब मसला क्या है, अच्छा ये दोनों बराबर है या ये इसकी विड्थ ज़्यादा है? ये इमेज की विड्थ ज़्यादा है उसकी विड्थ ज़्यादा है? किसकी ज़्यादा है? और इसको हम कंट्रोल किस तरीके से करते थे? इसको फ्लैक्स क्या देते थे 1, या बल्कि एक और इंटेलिजेंट मेथड हो सकता था क्या, कि मैं कहूँ कि डॉट कंटेनर के अंदर जितने भी डिव हैं उन पे फ्लैक्स प्रॉपर्टी को क्या कर दो 1। कोई ऐसा है जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आई? सबको ये बात समझ आ रही है मैंने क्या किया है? मैंने सिंपल चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप को इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि जो डॉट कंटेनर है उसके अंदर जितने डिव हैं उस पर एक प्रॉपर्टी लगा दो क्या फ्लैक्स 1, वरना मुझे क्या करना पड़ता है कि उसके जो चाइल्ड हैं पहले डिव की भी मुझे क्लास निकालनी पड़ती और उस पर लगाना पड़ता फ्लैक्स 1, दूसरे की भी मुझे क्लास निकालनी पड़ती और उस पर लिखना पड़ता फ्लैक्स 1। इसके बजाय मैंने क्या कर दिया, एक ही लाइन में सारा काम हो गया। तो फ्लैक्स 1 हो गया। तो अब गारंटीड दोनों की स्पेसेस बराबर है, क्योंकि ये हमने टेक्निक पढ़ी थी, और ये अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो मतलब ये आपकी गलती है, ठीक है जी। अच्छा, जो ये कंटेंट है डॉट कंटेंट, अच्छा इसको मिडिल पे कैसे ला सकते हैं? ये हेलो वर्ल्ड है और नीचे जो उसका पैराग्राफ है, अगर मैं उसको मिडिल सेक्शन पे लाऊं तो कैसे लाऊं? क्या अगर हम इस पे लगा लेते हैं डॉट कंटेंट नाम रखा था मैंने इसके डिव का, डॉट कंटेंट है। अगर हम इस पे लगा लेते हैं
टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो वो हमारा मिडिल सेक्शन पे आ गया है। अच्छा, अगर मुझे इसको वर्टिकली सेंटर लाइन करना पड़ा फिर, अब ये तो चलो हो गया, इसको मैं चाहता हूँ यहाँ पे कहीं पे बीच में आए तो क्या अलाइन आइटम्स चले इस वक्त ये काम कर सकते, लेकिन अलाइन आइटम्स किस पे, अलाइन आइटम्स किस पे, चाइल्ड पे। अलाइन आइटम्स किसकी प्रॉपर्टी है, किस पेरेंट की प्रॉपर्टी है। अलाइन आइटम्स की एक और प्रॉपर्टी है जो सिर्फ चाइल्ड पे लगती है, वो कौन सी थी, अलाइन सेल्फ सेंटर, तो वो मिडिल सेक्शन पे आ गया। ठीक है, आपका सही था, थोड़ा सा आपका जवाब इधर उधर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक साइड में टेक्स्ट है और एक हमारे पास साइड में अच्छी सी इमेज है और सारा काम बेहतरीन हो रहा है, और यही चाहिए था। लेकिन ये अगर स्क्रीन साइज हो जाए छोटा तो हम देख रहे हैं कि ये तो कबाड़ा हो गया। ये बात समझ आ रही है। तो इधर क्या हो सकता था, अब एक और काम कर लेते हैं कि ये जो हमारा डॉट कंटेंट है इसको पैडिंग दे देते हैं, ये टॉप बॉटम 0, लेफ्ट एंड राइट कितनी देते हैं, 30px थोड़ी सी दे देते हैं। अब थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको फील करेगा। कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि दो ये आपके पास सेक्शंस बन गए। ये आपका जो सेक्शन मैंने बनाया है, ये जो तरीक़ेकार है, ये बहुत सिंपल सा और बहुत स्टैंडर्ड तरीक़ेकार है जो किसी भी वेबसाइट पे आपको शायद नज़र आएगा। उसकी हीरो इमेज पर जो उसका मेन सेक्शन होता है किसी भी इमेज का, वो टिपिकली कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है कि उसकी साइड में टेक्स्ट होती है, कुछ लिखा हुआ होता है, कभी कभार उसके नीचे एक अदद बटन भी लगा हुआ होता है उसके कंटेंट के ठीक नीचे, और लिखा हुआ होता है साइन अप या कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, या ट्राई आउट। अभी तो मैंने साइन अप बहुत बकवास सा घटिया सा बनाया है, वरना ये बहुत अच्छा बटन बन जाएगा, लेकिन वो भी आपको पता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि कुछ इस तरीके की सेटिंग होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल पे जब हम जा रहे हैं तो काम ख़राब हो रहा है। इसका हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास मीडिया क्वेरी बनी हुई है डॉट कंटेनर की, सही है, डॉट कंटेनर के बाद हमारे पास ये जो डॉट इमेज कंटेनर है या ये जो माई इमेज है, अगर इस पे लगा दूँ मैं डिस्प्ले नन, तो अब क्या होगा, हमारी इमेज गायब हो गई। सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसके साथ साथ हमारा ये जो डॉट इमेज कंटेनर है, अगर मैं इस पे लगा देता हूँ डिस्प्ले नन, किसी ने महसूस किया दोनों में फ़र्क क्या था? पहले हो क्या हो रहा था कि मैंने डिस्प्ले नन लगाया कंटेंट पे, तो उस पे इमेज पे, तो इमेज तो गायब हो गई, लेकिन उसका डिव तो था। तो फ्लैक्स क्या कर रहा था कि वो उसको आधी जगह तो दे रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब मैंने क्योंकि वो कंटेनर ही उड़ा दिया, मतलब वो डिव ही उड़ा दिया, तो अब फ्लैक्स को लग रहा है कि इसके बराबर में कुछ भी नहीं है। तो अब फ्लैक्स को लग रहा है कि मेरे कंटेनर के अंदर कितने डिव हैं, सिर्फ एक। तो ये जो काम आप देख रहे हैं, ये काम टिपिकली होता है जब आपके पास इस तरह का कोई सिनारियो, ठीक है। कब? जब आपके पास कोई मोबाइल स्क्रीन हो या मोबाइल का इशू हो, तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम कर सकते थे। अच्छा, अगर मुझे इधर ज़बरदस्ती इमेज लगानी, मैं चाहूँ कि इधर मैं ज़बरदस्ती इमेज लगाना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या हल हो सकता है? क्या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कहूँ कि डॉट कंटेनर, इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है उसको क्या कर दो, कॉलम कर दो, और डिस्प्ले नन मत करना फ़िलहाल। तो अब मेरी इमेज नीचे आ जाएगी।
लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी तो कर सकता था कि इमेज कंटेनर का जो ऑर्डर है वो 1 कर दो, और जो मेरा कंटेंट है डॉट कंटेंट इसका ऑर्डर क्या कर दो, 2 कर दो। अब ज़्यादा बेटर लग रहा है, सही है। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, बस उनको हम आप प्रैक्टिकली यूज़ अप कर रहे हैं कि किस तरीके से आपका काम होता है। और ये अगेन आपके मोबाइल स्क्रीन का एक टिपिकल तरीक़ेकार है, और नॉर्मली इसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी सी मेंटेन होती है। अब हाइट जो है मैंने कितनी सेट की हुई है, 400 पिक्सल, और किस में सेट की हुई है, इमेज कंटेनर में। तो इसका मतलब है कि जो इमेज कंटेनर है इसकी ज़रा जो हाइट है वो भी लेट्स से आप 300 पिक्सल्स कर लो, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इससे ये गारंटी होगा जो आपके पास जो टोटल मोबाइल की स्क्रीन है जब वो खुलेगी तो उसके नीचे ऊपर इमेज भी आएगी और नीचे टेक्स्ट भी नज़र आ रहा होगा एट ए स्क्रीन, उसको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, सही है। एक और चीज़ अगर आपको ये फिर भी पक्का करना हो कि ये काम ऐसे ही होगा, तो ये जो आपका फ्लैक्स वाला कंटेनर है टोटल, इसको आप एक और चीज़ लगा सकते हैं, इसकी जो हाइट है वो 100 VH कर सकते हैं। जब आप इसकी हाइट 100 VH करेंगे तो आपको यहाँ पे वो बता देगा कि भाई ये मोबाइल की स्क्रीन में दिखेगा या नहीं। अगर उसमें स्क्रॉल साइड में आ गया तो इसका मतलब है कि वो मोबाइल की स्क्रीन में स्क्रॉल करना पड़ेगा तब टेक्स्ट नज़र आएगी। अगर स्क्रॉल नहीं आया, मतलब बिल्कुल सही सेम सब कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब है मोबाइल की स्क्रीन में दोनों चीज़ें वाज़ेह दिख जाएंगी। ये बात समझ आ रही है। और नॉर्मली एक डिव को उसकी स्पेसिंग्स देखने के भाई 100 VH मैंने रखा है तो अभी मेरे पास कितनी जगह बाकी है या क्या है, ये चीज़ देखने के लिए अगर आपको काम करना है तो आप सिंपली क्या करें, उस पर बॉर्डर लगा दें, सही है। बॉर्डर से पता चल जाएगा कि इसकी लिमिट कहाँ तक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है मीडिया क्वेरी, लेकिन बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि सिंपल सी मीडिया क्वेरी से मैंने उसका पूरा का पूरा नक्शा बदल दिया, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट, इसकी सारी जो तरीक़ेकार था वो सब हमारा चेंज हो चुका है। इसमें किसी को कोई सवाल है? देखें, मीडिया क्वेरी जो है बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन बहुत हटके। अगर आप इसकी प्रैक्टिस दोबारा नहीं करेंगे तो ये आपके दिमाग से चुमंतर हो जाएगी, सही है। ये आपको समझ में ही नहीं आएगी कुछ दिनों के बाद कि मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ कहाँ लिखना था, इसका मतलब क्या था। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि मोबाइल स्क्रीन तो आपको बनाना है ना। आप एक डेवलपर हैं तो आपको मोबाइल स्क्रीन तो बनाना है, और मोबाइल स्क्रीन बनाने के लिए मीडिया क्वेरी के बगैर काम हो ही नहीं सकता। बात समझ आ रही है? क्योंकि मीडिया क्वेरी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही आपको एक अलग CSS का प्लेटफॉर्म दे रही है। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ से अब ये जो 2 ब्रैकेट हैं इनके बीच का जो CSS है वो बिल्कुल अलग है, और वो सिर्फ तब चलता है जब आपकी स्क्रीन साइज 600 पिक्सल से कम होती है। ये बात समझ आ रही है? तो मतलब इसके लिए हमें मीडिया क्वेरी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो इससे बेसिकली आपकी जो बेसिक CSS है वो आपकी इस पॉइंट पे आके ख़त्म होती है कि एक तो आपके पास आपको क्या पता चल गया कि एक तो ग्रिड होती है, सही है, और फ्लैक्स होता है, और उसके बाद मीडिया क्वेरी होती है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये इसको हम लोग एडवांस्ड CSS का पार्ट मानते हैं। उसकी वजह क्या है कि इनका जो फंक्शनैलिटी है वो किसी एक लाइन ऑफ कोड से नहीं चलता। आपको फ्लैक्स बनाने के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ेगा, सही है। तो एक पूरा उसका मेथड है, तरीक़ेकार है। जब तक आप उस तरीक़ेकार को फॉलो नहीं करेंगे आपका फ्लैक्स काम नहीं करता। सेम मसला डिव ग्रिड का भी है। आप ग्रिड का पूरा जब तक तरीक़ेकार इस्तेमाल नहीं करेंगे आपकी ग्रिड नहीं चलेगी। सेम काम मीडिया क्वेरी का भी है। मीडिया क्वेरी रिलेटिवली आसान है एज़ कम्पेयर टू फ्लैक्स और ग्रिड, लेकिन यह है कि उसका यूजेज जो है बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशल है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस लाजमी होनी चाहिए। और सच पूछें तो सबसे ज़्यादा अगर यूज़ होने वाली जो अगर आप बूटस्ट्रैप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी और चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने UI के लिए, तो भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि मीडिया क्वेरी को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपकी जो बेसिक CSS है वो बेसिकली यहाँ पे ख़त्म होती है। और बेसिक CSS में सिंपली क्या था कि हमने कलर्स, टेक्स्ट, ये सब पढ़ा, उसके बाद हमने अलाइनमेंट पढ़ा। बाकी तकरीबन उस दिन से लेके आज तक सारा काम किस पे हुआ है? अलाइनमेंट में। हमने डिफरेंट मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर्स, सही, ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद पोजीशन, डिस्प्ले, ये चीज़ें पढ़ी। उसके बाद फ्लैक्स के बाद ग्रिड। ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? अलाइनमेंट, कि किस एलिमेंट को, किस चीज़ को कहाँ पे होना चाहिए।
ये सारी जो आज तक बहस आई है ये उसी पे ही है। और अभी भी आपने देखा कि एक सिंपल सी चीज़ करनी थी कि एक इमेज है, एक टेक्स्ट है, एक बटन है, उसको अपनी अपनी जगह पे हमें बिठाना है, तो हमने कितनी मेहनत की है। बात समझ आ रही है? तो इसकी अलाइनमेंट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कलर चेंज करना बड़ी बात नहीं है, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना बड़ी बात नहीं है, किस एलिमेंट को कहाँ पे रखना है ये बड़ी चीज़ है। और ये आपको समझ आता है आपकी प्रैक्टिस से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट किसी एक प्रॉपर्टी से सेट नहीं हुई, मैंने 3-4 प्रॉपर्टीज़ को मिक्स किया आपस में, तब जाके एक मेरे पास जो एक अलाइनमेंट मुझे चाहिए थी वो सेटअप हो गई। ये ईजी है, बहुत ईजी है, बस एक दफ़ा आपको इसकी क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके साथ हम एक काम करते हैं कि हम वापस चलते हैं। बेसिकली जो हमारे पास अभी यूजेज में है वो स्क्रीन वाली है, एक और है मीडिया टाइप। अब वो मीडिया टाइप जो है वो किसी और चीज़ के लिए, तो इस वक्त हम उसमें डीप डाइव नहीं करते हैं। देखें, प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों को कुछ को पता लग रहा होगा, अगर आप W3 स्कूल खोलेंगे तो W3 स्कूल के बराबर में अगर आप CSS का पोर्शन खोलेंगे तो CSS के पोर्शन में आपको और बहुत सारी चीज़ें भी दिखाएगा, सही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास अभी जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक वेबसाइट बनाने के लिए, आपको इस वक्त पहले उतनी एब्जॉर्ब करनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी तो जो आपके क्रूशल टॉपिक्स हैं, आपकी जो क्रूशल वो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप वो भी उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तो आप पहली दफ़ा ये चीज़ पढ़ रहे हो, ऊपर से आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इनटेक कर रहे हो कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। पहले यहाँ पे पढ़ने का कल्चर तो नहीं है, सही है। जैसा मुझे पता लग रहा है कि मैट्रिक के और ये बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, किसी को टेंशन ही नहीं है कि चीटिंग हो जाएगी। तो वो वाला मसला है कि यार अब एक साइकोलॉजी, इससे ना एक इंसान की ना साइकोलॉजी बनती है कि उसको पता है कि यार मेरा एग्ज़ाम जो है वो निकल जाएगा, तो फिर उसको टेंशन नहीं होती। सीरियसली यहाँ पे ऐसा है, हमारा जो जौहर का साइड है उधर बहुत सख्ती होती है। हमें पता था कि ये हमें कोई चांस नहीं मिलेगा। मतलब एक MCQ मुझे याद पड़ता है कि मुझे केमिस्ट्री में देखना था, वो मैं नहीं देख पाया था पूरे कोई आधे घंटे में आखिरी में, क्योंकि वो इतनी उन्होंने ना वो खड़े हुए थे सारे आके पीछे इन्विजिलेटर्स। लेकिन उस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार बाकी मैं इलाकों के बच्चों का ऐसे ही सुन रहा था कि यार हमारे यहाँ तो धड़ाधड़ चीटिंग हुई, हमने तो ये गाइड निकाल के चीटिंग की है। तो मैं बोल रहा था यार हमारे साथ तो जुल्म है, फिर हम इतना याद करके पढ़ा के गए, खुद लिख रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, उसके बावजूद दूसरे बच्चे जो हैं हमसे ज़्यादा नंबर ला रहे हैं और वो भी चीटिंग करके। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें पता था कि भाई कोई चीज़ पढ़नी है, कुछ एग्ज़ाम देना है तो खुद पे है, कोई और हमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जब आपके पास ये चीज़ थोड़ा बहुत आपकी बिल्डअप हो जाती है तो आप एक सेल्फ लर्निंग के एटीट्यूड पे आ जाते हो। यानी आप गूगल पे गए, यूट्यूब पे गए, आप जाके वहाँ से कोई भी चीज़ पढ़ के उसको काम में लाना जानते हो। तो ये चीज़ अब आप थोड़ा अपने अंदर लाएं, क्योंकि आप मैट्रिक में, इंटर में हो सकता है आप चीटिंग कर लें, जब आप फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे आते हैं दोबारा, तो यूनिवर्सिटी वाले तो फिर जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा खींच के रखते हैं, क्योंकि उनको अपना नाम थोड़ा ख़राब थोड़ी करना है। तो फिर जो मैंने देखा है कि जो बच्चे थोड़ा बहुत चीटिंग वाले कल्चर से आते हैं वो यूनिवर्सिटी में 4 साल की डिग्री 7 साल में कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले 2 साल तो उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो होता ही नहीं है, थोड़ी बहुत चीटिंग तो होती है, इसके बगैर कैसे किया जा सकता है। तो वो पहले 2 साल तो उनकी सप्ली पड़ जाती है, फिर उनको 6 साल लग जाते हैं। तो 6 साल में जाहिर सी बात है अब सब्जेक्ट भी मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनको जब बेसिक्स नहीं पता होते हैं। जैसे मैंने आपसे कल पूछा था 5/3 का क्या मतलब है, तो किसी को नहीं पता था, सही है। ये लेकिन देखिए ये छोटी सी चीज़ है, 5/3 जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बेसिक्स है। जब आप किसी चीज़ की बेसिक्स नहीं जानते ना, तो आप फिर उसके कैलकुलस के फॉर्मूलाज आप कैसे सॉल्व करोगे। अब मसले की बात है, ऐसा मैं बताता हूँ कि फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स है, आपकी जो जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें वो मैथमेटिक्स यूज़ होती है। टिपिकल जिसने फर्स्ट ईयर की मैथ्स और सेकंड ईयर की मैथ्स अच्छे से पढ़ी हुई है ना, वो जाके AI का कोर्स पढ़ेगा ना, वो अगर अपने टीचर को पढ़ा रहा होगा कि मैं बताता हूँ ये कैसे होता है, वही मैट्रिसेस, वही आपकी अलजेब्रा, वही सब कुछ आपकी कैलकुलस वो यूज़अप हो रही है, बिल्कुल वही चीज़ जो वहाँ पे यूज़अप हो रही है। अब हमारा थोड़ा कल्चर ख़राब है कि हमारे टीचर्स को खुद को नहीं पता होता कि ये जो हम अब मैट्रिक सिस्टम पढ़ा रहे हैं, इस मैट्रिक सिस्टम का बेसिकली यूज़ क्या है। उनको बस रटा हुआ होता है कि ये मैट्रिक्स बनानी है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, आइगन वैल्यू ये होता है, आइगन वेक्टर ये होता है, सही है, 1D वेक्टर ये होता है, 2D वेक्टर ये होता है, 3D वेक्टर ये होता है। उनको ये चीज़ पता है, लेकिन ये नहीं पता इसका यूजेज कहाँ पर है। जब आप किसी चीज़ का यूजेज आपको पता चलता है, फिर आपका थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप होता है कि यार अगर ये चीज़ मैं सही से पढ़ लूँगा तो मुझे आगे चल के मेरा AI का ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब आपकी जो तकरीबन पूरी AI है कंप्यूटर विजन,
जो आप सुनते हैं ना कि वो फेस रिकग्नाइज कर लेता है कंप्यूटर, वो कैसे करता है? आपकी इमेज बेसिकली एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स आप इंटर बोर्ड में पढ़ोगे, उस मैट्रिक्स को सॉल्व कैसे किया जाता है ये आप वहाँ पढ़ोगे। अब कंप्यूटर कुछ नहीं जानता, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है, उसको थोड़ी पता है कि आपका चेहरा ऐसा दिखता है। उसके लिए आपका जो चेहरा है वो सिर्फ एक नंबर्स की मैट्रिक्स है। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटर पास होंगे, उनको पता होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है। जो अभी इंटर में नहीं पहुंचे उनको लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ, कोई मूवी का नाम ले रहा हूँ मैट्रिक्स, पता नहीं। लेकिन मैट्रिक्स एक सिंपल सा एक मैथमेटिक्स में एक चीज़ है जो आप इंटर में पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा था। और अगर आप इंटर पास करके आ चुके हो और आपको फिर भी मैट्रिक्स का मतलब नहीं पता, तो फिर आपको वाकई थोड़ी फिक्र करनी चाहिए कि आपने क्या किया है। ठीक है, तो ये तो CSS का थोड़ी सी बेसिक्स थी, और उसके साथ साथ असल दुनिया का तारुफ भी। थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दें। मैट्रिक की बुक्स आजकल मैंने सुना है कि उन्होंने रिवाइज़ करी हैं और बहुत अच्छी भी करी हैं। ये जो 4 साल हैं ये वाकई सिर्फ नंबर के पीछे ना भागें, कुछ इसमें से पढ़ भी लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आके उन बच्चों को कुछ पता नहीं, और प्रोफेसर जो होता है वो भाई वो किसी से बात भी नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ किसी गवर्नमेंट, क्योंकि मोस्टली आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर सर सैयद की फ़ीस भर पाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अब वो जो गवर्नमेंट का टीचर होता है ना, वो बोलता है कि 3 फीट दूर रह के मुझसे बात करो और अपॉइंटमेंट लेकर आओ। अब ऐसे टीचर को जाके आप अगर बोलोगे ना कि सर मुझे 5/3 का मतलब समझ में नहीं आ रहा, सही है, तो वो सीधा रस्टिकेशन ऑर्डर प्रिपेयर करवा देगा आपके लिए। तो तब उल्टा डर लग रहा होता है टीचर से सवाल करने में। अब डर क्यों लग रहा होता है? क्योंकि हमें बेसिक्स नहीं पता होती। जब बेसिक्स नहीं पता होती तो हमें बोल लग रहा होता है पता नहीं क्या करा रहा है वो। और मज़े की बात है, जो गवर्नमेंट के टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है वो जिसकी बेसिक्स पक्की होती है उनको भी आधा से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होता। तो ज़रा फिर अंदाज़ा लगा लें जिसकी बेसिक्स पक्की नहीं है उसको क्या समझ आएगा। सही है, तो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपको इंजीनियरिंग में आगे जाना है तो आपको इनका थोड़ा बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इनका सिर्फ एग्ज़ाम पास करने से ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप आगे चल के इंजीनियरिंग करोगे तो उस इंजीनियरिंग में इसका यूज़ है, क्योंकि इंजीनियर आप बन जाओगे तो इंजीनियर बनने का मतलब ये नहीं कि आपको डिग्री मिल गई, मतलब ये है कि आपको वो चीज़ जाके काम में लानी है। जब आप किसी के लिए वो इंजीनियरिंग यूज़ करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे ना, वरना क्यों मिलेंगे? बोर्ड के एग्ज़ाम तो चलो पास हो गए, जो किताबें फेंक दी, रद्दी वाले को बेच दी, बाद में याद भी नहीं करना कि उसमें क्या था क्या नहीं था। लेकिन जो इंजीनियरिंग में आप पढ़ोगे वो तो उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप AI का कोड पढ़ोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो ये थोड़ी है कि पेपर पास हो गया तो आपने बोला आप भूल जाओ, किताबें बेच दो। जब आप पास हो गए तो वो AI का कोड आपको लिखना है कंपनी के लिए, तभी तो कंपनी आपको पैसे देगी, वरना बोलेगी आपको हायर क्यों किया है। तो इसको थोड़ा सा जो इंटरमीडिएट की खास तौर पे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, उस पर अच्छे से ध्यान दें। और जिनका टाइम निकल गया है तो यूट्यूब पे बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप देखें मैथमेटिक्स फॉर AI, मैथमेटिक्स फॉर प्रोग्रामर्स, आप ये लिखें, आपको 1-1 घंटे की वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको मैथ्स के वो टॉपिक वो पढ़ाएगा जो कि प्रोग्रामर्स के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, जैसे रेशोज़ था जो हमने कल पढ़े, 1FR 1FR 1FR। अब जिसको रेशोज़ का थोड़ा आइडिया अच्छा होगा उसके दिमाग में पिक्चर हो गया होगा कि इसका क्या मतलब है। 1FR जो मैं लिख रहा हूँ उसका बेसिकली मतलब क्या है? अगर 4 रोज़ हैं तो मतलब 4 रेशोज़ हैं, तो मतलब डिनोमिनेटर में 4 आएगा, और अगर पहला 1 है तो मतलब 1/4 विड्थ जो है उसके पास है। सही है, 1/4 का मतलब है परसेंटेज में 25%, यानी कि 25 अगर 1000 विड्थ है तो 250 विड्थ पहले वाले एलिमेंट को मिलेगी। अगर 0.2 है तो उसका मतलब है 2/10। सही है, सेकेंड पीस ऑफ 10th। तो ये जो रेशोज़ हैं ये पढ़ाए जाते हैं 4, 5, 6 क्लास में, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको दिमाग में पिक्चर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके सामने कोई बोल दे ना 2/10, तो आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि भाई ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर का बेसिकली मतलब क्या है, कि 2/10 का क्या मतलब है। बात समझ आ रही है? तो मैथमेटिक्स जो है उसको थोड़ा सा गौर से देखें, और दूसरा अंग्रेज़ी भी। पता नहीं मैं आधी से ज़्यादा थोड़े यहाँ पे लफ्ज़ थोड़े मुश्किल इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग बोलते भी नहीं हो। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को वो चीज़ें समझ भी आती हैं या नहीं, ठीक है, वरना आप बोल दिया करो कि भाई ये लफ्ज़ हमें नहीं आ रहे जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अच्छी बात भी है कि आपको थोड़ा बहुत समझ भी आ रहा होगा। अच्छा, तो हम ज़रा दोबारा वापस आते हैं बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप के बारे में हमने ये क्या बोलते हैं उसको, इब्तदाई मालूमात ली थी कि वो कैसे काम करता है, क्या चीज़ है। सही है, इंट्रोडक्टरी था।
अब टेक्स्ट कलर डॉट HTML के नाम से हम एक फाइल बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा बूटस्ट्रैप को इन डेप्थ देखते हैं। पहले तो आपको ओवरव्यू दिखा के ना बड़ा बना के फॉर्म वॉर्म बना के दिखा दिया था कि देखो ये कर सकता है, लेकिन वो तो मैंने कोड सारा छापा था, सही है, तो छापने से तो काम नहीं चलेगा। जैसे CSS में एक एक चीज़ बनाते थे, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। अगर सारी चीज़ छापने से होती फिर तो क्या ही बात थी। अगर ये हमारी जो लिंक है आपको पता है कि हम कॉपी करके ले आएंगे। ये हमारी CSS लग गई, किसकी? बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप की CSS भी होती है और क्या होती है, जावास्क्रिप्ट भी होती है। किसी को समझ आ रहा है इसकी जावास्क्रिप्ट क्यों है? आपने देखा था मैंने नेविगेशन बार लगाया था, जब मैं उसको छोटा कर रहा था तो वो एक आइकन आ जा रहा था, फिर मैं जब आइकन को क्लिक कर रहा था तो वो यूं खुलता था, सही है। अब बटन पे जो आप क्लिक कर रहे हैं, तो बटन पे जो क्लिक करने वाली फंक्शनैलिटी है कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये ऐसे एक्सपेंड हो जाए। ये CSS नहीं कर सकता, ये जावास्क्रिप्ट है। इस वजह से आपको क्या चाहिए होता है, जावास्क्रिप्ट। जब आप जावास्क्रिप्ट को उड़ा देंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका नेविगेशन बार तो बना हुआ होगा, लेकिन अगर आप उसको छोटा करेंगे और उस बटन को क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि CSS वो नेविगेशन बार को बना रहा है, लेकिन उस नेविगेशन के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो कौन लेकर आ रहा है, जावास्क्रिप्ट। वैसे तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं समझे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ज़रा हम लोग इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। इनकी जो मेन वेबसाइट है यानी बूटस्ट्रैप वालों की, ये बहुत ज़बरदस्त है और सारा मटेरियल आपका यहीं पे पढ़ा होगा। अगर आपको याद हो तो जब हमने CSS को स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, किसी को याद है? किसकी स्टाइलिंग हमने सबसे पहले पढ़ी थी? टेक्स्ट की। हमने सबसे पहले देखा था कि जो टेक्स्ट है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये इधर आके अगर आप ये जो सर्च बॉक्स है मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा इधर करते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी बूटस्ट्रैप लगाई हुई है। तो सर्च बॉक्स में आके हम लिख लेते हैं क्या, टेक्स्ट। इनका सर्च बॉक्स सबसे ज़बरदस्त है। आप जो चीज़ आपको चाहिए वो टाइप करें और उसको आपको दिखा देगा। तो पहला है टेक्स्ट। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया और हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है। अब सबसे पहले ये क्या करेगा कि अब आपको टेक्स्ट की बेसिकली जो बूटस्ट्रैप में टेक्स्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएगा, जो आपको अब पता होनी चाहिए। अब अगेन जो थोड़ा बहुत तेज़ लिख सकता है वो क्लासेस के नेम लिखता हुआ जाए। अगर जो थोड़ा तेज़ नहीं लिख सकता तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो घर जाके ज़रा इन आपकी जो क्लासेस में यूज़ करूँगा उसको ज़रा लिख लें। जिस तरीके से CSS में प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू का पता होना लाजमी है, बूटस्ट्रैप में आपकी क्लासेस का पता होना लाजमी है। अभी आप ये न्यू पढ़ रहे हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत याद रखनी पड़ेंगी, वरना क्या है कि आपको ये रट जाएंगी। आपको पहले से ही पता होगा कि ये कैसे होगा। अब शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए थोड़ा सा मटेरियल तैयार कर लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं ताकि हमारे यहाँ पे सफाई हो। लेट्स से कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं P, सही है, और P में आके हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, बल्कि हेलो वर्ल्ड स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। और इस फाइल को हम चला देते हैं। अब जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ कि एक H1 जो हमारा P टैग पैराग्राफ टैग होता है उसके अंदर सिंपल टेक्स्ट होती है, उसके अंदर कोई भी स्टाइलिंग नहीं होती, तो हमारे पास सिंपल P टैग है। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको क्लास देते हैं और क्लास क्या दे देते हैं, H1। जब हमने H1 की क्लास दी तो जो हमारा H1 का टैग होता है बेसिकली वो कलराइजेशन इस पर या वो सारी जो इसकी CSS है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई। इसका फ़ायदा क्या है कि आप ये भी सोच सकते थे कि यार हम डायरेक्टली H1 यूज़ कर लेते। बूटस्ट्रैप की H1 की क्लास यूज़ करने का क्या फ़ायदा था? इसका बेसिकली ये फ़ायदा है कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और उसको गूगल के लिए तैयार करते हैं, जिसको थोड़ी मुश्किल ज़बान में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं या SEO कहते हैं। जो SEO होती है उसके एक रूल है कि जो आपका H1 का टैग है वो पूरी वेबसाइट में एक ही होना चाहिए। अब आप चाहते हैं कि यार मेरे पास 10-15 और हेडिंग्स हैं जिनकी जो स्टाइलिंग है वो किसकी तरह हो, H1 टैग की तरह हो। तो लेकिन आप H1 का टैग कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार। तो आप क्या करें कि जो आपकी मेन हेडिंग है जो आपको लगता है कि गूगल को पढ़नी चाहिए, आप उसके अराउंड क्या लगा दो, H1 का टैग, और बाकी जितनी भी हेडिंग्स आपको H1 की तरह शो करानी है उस पर आप क्या लगा दो, क्लास H1। सिंपल सा एक रूल है। अब अगेन ये वाला काम वही है कि H1 से लेके H6 तक चलेगा ये,
ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं कि ये आपके पास एक और आपको हेडिंग टैग्स देते हैं। जो पहला टैग क्या है, डिस्प्ले 1। अब डिस्प्ले 1 शायद मैंने आपको बताया था पहले कि जो आपकी ब्लॉग वेबसाइट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ब्लॉग वेबसाइट्स कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, जिसमें जैसे कि medium.com है, जो मैंने आपको जिसका लिंक दिया था, जिसमें आर्टिकल्स छापे जाते हैं, मतलब एक तरह से आपका न्यूज़पेपर है। तो उसके अंदर जो हेडिंग्स होती हैं बेसिकली वो इस फॉर्मेट की होती हैं। अगर आप डिस्प्ले 1 लगाएंगे और आप पीछे देखेंगे तो आपके पास फॉन्ट वेट, आपका फॉन्ट साइज़ और लेटर स्पेसिंग और इसका जो बाकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर, ये कलर थोड़ा ग्रेइश है, ब्लैक नहीं है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली लग जाती हैं। तो ये जो आपका हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसके अंदर ये पूरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसके थ्रू लगी, डिस्प्ले 1। अब ये डिस्प्ले 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 6 तक, जैसे बिल्कुल आपका H1 जाता है। तो डिस्प्ले 1 2 3 4 5 6। हाँ हाँ सही। ये बेसिकली क्या करता है कि ये जब आप इसको लिंक दे रहे हैं ना, तो जब आपका वेब पेज ओपन होता है तो आपका वेब पेज जो है इस लिंक पे जाता है और ये वाली फाइल डाउनलोड करके लाता है। हाँ, नेव बार कौन सा वाला, ये वाला? नहीं 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 नहीं, इसके बगैर भी खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये तो मैंने इसलिए खोला हुआ है कि क्योंकि इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि इस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। बस लिंक कर दिया वो खुद ही उठा लेगा। अब जैसे कि हाँ प्रॉपर्टीज देते जाएं। अब जैसे कि ये वाली मैंने आपको शायद कल दिखाई थी वेबसाइट, ये बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है। अब देखें ये बूटस्ट्रैप पे बनी हुई है, मैं इनकॉग्निटो खोल लेता हूँ। अब इनकॉग्निटो पे जाके मैंने ये वेबसाइट खोल दी, तो इसने वेबसाइट ने क्या किया, पहले वेबसाइट गई बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे और वहाँ से उसकी CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल डाउनलोड की, वो ब्राउज़र में पहले डाउनलोड हुई, उसके बाद ये वेबसाइट चल गई। तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हमारे पास डिस्प्ले 1 शो हो रहा है। इसके बाद हमारे पास फर्ज करें कि एक और पैराग्राफ है, इसमें मैं कहता हूँ लॉरम 30, और इसको हम खोल के देखेंगे तो बिल्कुल हमारी हेडिंग है और उसके नीचे क्या है, एक पूरा सा एक पैराग्राफ है। इसके अंदर हम एक क्लास दे देते हैं लीड की। अब जब हम इस क्लास लेंगे लीड, तो क्लास लीड आप देखेंगे तो ये जो इसका अब फॉन्ट है, इसका कलर है, इसके साथ बिल्कुल मैचिंग है। ये बात समझ आ रही है? तो ये सिंपल आपके पास एक और चीज़ है। डिस्प्ले 1 के बाद हम देखते हैं टेक्स्ट डैश अपर केस है आई थिंक। तो आपके पास ये टेक्स्ट स्टाइलिंग का पार्ट होता है, अपर केस, लोअर केस और 3 होते हैं। कौन कौन से? अपर केस, लोअर केस, तीसरा क्या होता है? कैपिटलाइज्ड। तो टेक्स्ट अपर केस मैंने लिखा तो वो सारा क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड अपर केस हो गया, और हम लोग CSS पे गए ही नहीं, सारा काम किससे हो गया, क्लासेस से हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी चीज़ें इस पर सेटअप हो गई हैं। अब एक काम करते हैं, हम एक डिव बनाते हैं, 3 डिव, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बूटस्ट्रैप सेंटर, और इसको हम क्लास देते हैं टेक्स्ट सेंटर की। और इसको हम कह देते हैं लेफ़्ट, और इसको हम कह देते हैं राइट। तो ये हमारे पास कौन सा है, लेफ़्ट, और ये कौन सा है हमारे पास, राइट। आई थिंक ये होता है स्टार्ट और ये होता है एंड, सही है। अब हमने क्या किया है कि हमने 3 डिव बनाए। उस 3 डिव पे हमने क्या किया है कि हमने उसके अंदर पहले बूटस्ट्रैप लेफ़्ट किया, पहले सेंटर किया। तो सेंटर वाले में सिंपल हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, टेक्स्ट डैश सेंटर। बेसिकली क्लास है, मैं इसको प्रॉपर्टी बोल देता हूँ क्योंकि एक तरह से प्रॉपर्टी की तरह से बिहेव करता है। उसके बाद है टेक्स्ट स्टार्ट। टेक्स्ट स्टार्ट का मतलब है कि आपका लेफ़्ट, क्योंकि आपको पता है कि HTML CSS सब कैसे वो पढ़ता है, आपका लेफ़्ट से स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट जो है वो लेफ़्ट से ही होता है, तो वो कहाँ आ रहा है, लेफ़्ट पे। उसके बाद है टेक्स्ट एंड, तो वो कहाँ चला गया, राइट पे।
तो सिंपल ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेटअप करने के लिए है, जो कि अगर आप इसको गौर से देखें तो ये टेक्स्ट अलाइन वाला काम करता है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया था, ये एग्जैक्ट वही काम है, लेकिन बस क्या हो रहा है कि हम एक क्लास दे दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी अभी तक क्लासेस पढ़ी? हमने सबसे पहले पढ़ी h1, उसके बाद पढ़ी display1, उसके बाद पढ़ी टेक्स्ट अपर केस। अब ये टेक्स्ट लोअर केस भी होगा, कैपिटलाइज भी होगा, सेंटेंस केस भी होगा। सही है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट स्टाइलिंग है। उसके बाद है हमारे पास लीड। लीड जो है एक पैराग्राफ की क्लास है, खसूसन जो एक पैराग्राफ की स्टाइलिंग देती है, जिस तरीके से display1 हेडिंग की क्लास दे, वो एक हेडिंग की CSS देती है। तो आप इसको देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें अब काफ़ी मैचिंग में और ख़ूबसूरत लगेंगी। उसके बाद हम किसी भी चीज़ को, यानी जो टेक्स्ट है आपका, उसको इस तरफ सेंटर में या उस तरफ सेट कर सकते हैं, और उसके लिए कौन सी क्लास यूज़ कर सकते हैं? टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट स्टार्ट और टेक्स्ट एंड की। अब ज़रा हम CSS इस पर बूटस्ट्रैप की क्लास में वापस चलते हैं। तो हमें पहले ही हेडिंग किसकी उसने बताई है? टेक्स्ट अलाइनमेंट। और टेक्स्ट अलाइनमेंट में ये सारी चीज़ें हमने स्टार्ट, सेंटर और एंड अभी देख ली। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें और बहुत इजी सी चीज़ें, ये तो आपको पता ही थी। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। इसने यहाँ पे CSS लगाई है। आप देख रहे हैं स्टाइल जो है इनलाइन CSS का एट्रीब्यूट है, ये बात पता है? तो इनलाइन एट्रीब्यूट का जो हमारे पास स्टाइल का ये एट्रीब्यूट है, उसने विड्थ इसको कितनी दी है? 6 REM। अब ये जो टेक्स्ट है ये 6 REM से बहुत बड़ा है। अब किसको ऐसे कैसे हमें पता लगा? ये हम क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं। अब बेसिकली क्या हो गया है कि उसने अपने बॉक्स को एक्सपेंड कर दिया है 6 REM से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट आपकी जो है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको पढ़ें तो द टेक्स्ट शुड रैप, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन आपको दिख क्या रहा है? द टेक्स्ट शुड और ख़त्म। ये ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि इसका टेक्स्ट का कलर क्या है? वाइट है। तो जब वाइट है तो ये इधर आपकी टेक्स्ट लिखी हुई है, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रही। अब इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है? टेक्स्ट रैप। आपके पास फ्लैक्स रैप की भी एक प्रॉपर्टी होती थी। सही है, फ्लैक्स रैप उसकी प्रॉपर्टी होती थी रैप। ये बेसिकली वही काम करती है। ये कहती है कि अगर वो डिव के पास साइज नहीं है तो उसकी टेक्स्ट को नीचे ले जाओ। अब ज़रा इसको टेक्स्ट रैप लगाने के बाद चेक करते हैं तो क्या हुआ। अब ये वाली जो 2 वर्ड हैं ये आप देख रहे हैं कि वो नीचे चले गए हैं, और उसका लिख के आ रहा है दिस टेक्स्ट शुड रैप। तो ये एक बहुत छोटी सी क्लास है, लेकिन इसका बहुत ज़बरदस्त काम है कि आपको अगर आपका जो टैग है, जो आपका एलिमेंट है, वो अगर छोटा है और उसके अंदर टेक्स्ट ज़्यादा है, तो उस पर आप ये वाला लगा दें प्रॉपर्टी टेक्स्ट रैप की, तो वो उसको न्यू लाइन से नीचे ले आएगा। एक बहुत सिंपल लेकिन एक बहुत काम की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे इन्होंने एक अलग सा एक और बना दिया है जिसमें यही चीज़ बता रहे हैं, वर्ड प्रेक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये अभी हमने देखा, टेक्स्ट अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। उसके बाद हमारे पास क्या है? फॉन्ट साइज। एक काम करते हैं, हम ऊपर ऊपर लिखते हैं इधर, और हम यहाँ पे दोबारा से कहते हैं दिस इज फॉन्ट साइज। ठीक है, और इसको हम क्लास दे देते हैं, और क्लास में आके हम इसको देते हैं fs-1। अब fs-1 पे हमें एक दिख रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इसका फॉन्ट साइज मिला है। अब हम 1 की जगह क्या कर लेते हैं? 6। तो हमारे पास अब देख रहे हैं कि उसका साइज थोड़ा छोटा हो गया है, बल्कि ज़्यादा अगर अच्छा दिखेगा अगर हम ये करें 2 3 4 5 6, ये 2 3 4 5 6 अगर हम देखें तो हमें पता लग रहा है कि इसकी फॉन्ट साइजेस किस तरीके से चेंज हो रही हैं। अब आपको एक बात पता है कि आपने जो फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ की है उसके अंदर आप किस पे देते हैं? पिक्सल्स पे, 32 पिक्सल, 24 पिक्सल। तो आपके पास बहुत आज़ादी है
कि आप किसी भी किस्म का फॉन्ट साइज दे सकते हैं, लेकिन ये आप खुद देख रहे हैं कि वो आपको लिमिट कर रहा है 1 से लेके 6 तक। तो ये किसी को समझ आ रहा है कि ये क्यों करना चाह रहा है, एक लिमिट क्यों कर रहा है? क्या एक स्टैंडर्ड साइजेस हैं, ये जो आपको शो कर रहा है साइजेस, ये एक स्टैंडर्ड साइजेस हैं, और वो चाहता है कि आप पूरी वेबसाइट में जो फॉन्ट साइजेस इस्तेमाल करें वो क्या करें, स्टैंडर्ड। ऐसा ना हो कि एक हेडिंग आपकी 24 पिक्सल की है, दूसरी हेडिंग आपकी 36 पिक्सल की है, तीसरी हेडिंग आपकी 28 पिक्सल की है, तो आपकी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल अजीबोगरीब लगेगी। और जितना आप कोहेरेंसी लाते हैं अपने डिज़ाइन में, अपनी चीज़ों में, वो उतना चीज़ें अच्छी आपको दिखती हैं। मतलब अगर स्टैंडर्ड होगा पूरी वेबसाइट में कि भाई अगर हेडिंग 24 की है तो हर जगह कितनी है, 24। अगर पैराग्राफ जो है 18 पिक्सल का है तो हर जगह कितना है, 18 पिक्सल। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है बहुत प्रोफेशनल लगती है, एक आउट ऑफ द वे नहीं लगती। ऐसा नहीं फील होता कि भाई बस एंड शंड इसने कोई भी फॉन्ट साइज मार दिए। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया है कि आपके फॉन्ट साइजेस को थोड़ा मैनेज किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी है FW। अच्छा, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। FS का मतलब है फॉन्ट साइज, FW का मतलब है फॉन्ट वेट। अब ये प्रॉपर्टी आपने CSS में पढ़ी है। अब जिन बच्चों को थोड़ा बहुत याद है सही है, जिनको नहीं याद है वैसे भी आप बस यहाँ पे खेलने कूदने ही आते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जिन बच्चों को याद है तो ये फॉन्ट वेट की हमारी प्रॉपर्टी थी, उसमें बोल्ड था और बोल्ड के अलावा क्या था, एक बोल्डर था। तो इसमें भी बोल्डर काम करता है, ठीक है। एक और चीज़ है FST। FST क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल। FST मैंने क्या कर दिया, इटैलिक, तो ये क्या हो गया, इटैलिक हो गया। तो हमने फॉन्ट साइज FS, फॉन्ट वेट FW और FST आपका क्या था, फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें जब हम टेक्स्ट हमने CSS पढ़ने शुरू की थी तो ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ी थी। अभी हम सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं कि बूटस्ट्रैप की क्लासेस के थ्रू यही काम कैसे होता है, सिंपल, ठीक है। मेन पर्पज़ है कि आपको इन क्लासेस का पता होना कि कौन सा काम किन क्लासेस के थ्रू होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये आपको, वरना क्या करना पड़ता है कि आपको इटैलिक जाके CSS की फाइल में जाके वो प्रॉपर्टी लिख के लगाना पड़ता है। यहाँ पे आप सिंपल बल क्लास देते हैं और आपका काम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। इससे आप एक बात समझ रहे होंगे कि जब भी कोई बूटस्ट्रैप की वेबसाइट होती है उसकी क्लासेस बहुत लंबी होती हैं। मतलब एक एलिमेंट को आपको कलर देना है, एक एलिमेंट को आपको बॉर्डर देना है, बॉक्स शेडो देना है, उसको अलाइनमेंट सेट करनी है। अब आप सारी चीज़ें किससे कर रहे हैं, क्लासेस। तो नॉर्मली इनकी क्लासेस बहुत आपकी लंबी लंबी आ रही होती हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में मैंने क्या किया है, बस बोल्ड किया है, इटैलिक किया है और थोड़ा सा उसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाया है। तो इसकी अब साइज, क्लास नेम्स देखें कितनी सारी आ गई। हालांकि अब तक जितना हम ज़्यादातर काम करते थे उसमें एक ही या एक से ज़्यादा 2 क्लासेस आती थी। अब आपके पास मल्टीपल क्लासेस शो अप होंगी, सही है। अब अगली बारी में इन्होंने यही बताया है कि फॉन्ट वेट एंड इटैलिक्स। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि FW बोल्ड, FW बोल्डर। अब नॉर्मल मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, आप इसको लगाएं ना लगाएं बात एक ही है। उसके बाद एक लाइट और लाइटर भी है, वो उसको सिंपल पतला कर देता है और कुछ भी नहीं करता। अब FST नॉर्मल। अब इटैलिक नॉर्मल जो है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होगा, मतलब आप लगाएं ना लगाएं इसका तो फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद है लाइन हाइट। अब लाइन हाइट जो है आपको पता होगा कि वही है लाइन हाइट जो हम नॉर्मली यूज़ करते थे। अब जैसे कि मैंने इस पे दे दी LH1, तो इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है। अब LH5 कर दें तो वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो गया। इसके अलावा एक और है LG, जो कि बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, लार्ज। LG का मतलब क्या है, लार्ज। तो मैं कह रहा हूँ कि लाइन हाइट दो किस साइज़ की, लार्ज साइज़। उसके बाद आपके पास है SM, यानी कि स्मॉल लाइन हाइट। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, और वही वाली बात है कि स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको क्यों देता है कि आपका वेब पेज अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, ठीक है। मोनोस्पेस जो है वो बेसिकली फॉन्ट टाइप है, फॉन्ट फैमिली है, इसको आप फिलहाल छोड़ दें। फॉन्ट जो है, फॉन्ट फैमिली जो है आप नॉर्मल CSS से लगाएं तो ही बेटर है। और नॉर्मली जो फॉन्ट फैमिली होती है वो यूनिवर्सल राउट के अंदर सेट की जाती है।
अगर आपको ये बात नहीं पता तो शायद देख लें कि फॉन्ट फैमिली जो होती है, नॉर्मली जो आपका यूनिवर्सल राउट होता है जहाँ पे हम मार्जिन पैडिंग दोनों को 0 करते हैं, फॉन्ट फैमिली क्योंकि पूरी वेबसाइट के अंदर सेम रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेडिंग की फॉन्ट फैमिली अलग है, नीचे पैराग्राफ की अलग है, नीचे फुटर की अलग है, उससे गोला गंडा बन जाता है। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली इस वजह से नॉर्मली आपको किससे सेट करनी चाहिए, CSS से। अच्छा, इस कलर्स पे अभी हम थोड़ी देर में आते हैं, रीसेट कलर वगैरह में थोड़ी देर में आते हैं। उसके बाद क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ये थोड़ा सा मज़ाया खेज़ है। टेक्स्ट डैश डेकोरेशन डैश अंडरलाइन, तो उसके नीचे क्या आ गई, अंडरलाइन। अच्छा, ये मुझे कंपैरेटिवली ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इधर पसंद नहीं आती, क्योंकि खाम में बहुत लंबी है। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप इसको हटा के आप यहाँ पे अपना स्टाइल का वही टैग लगा के, या एक एक्सटर्नल अपनी CSS, क्योंकि नॉर्मल CSS भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि आपने एक लिंक दिया, CSS दिया, और यहाँ पे आपने क्या निकाल दिया, style.css। ज़रूरी नहीं कि आप बूटस्ट्रैप कर रहे हैं तो आप अपनी CSS नहीं लगा सकते, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब जैसे कि मैंने बोला कि ये क्लास जो है, सॉरी यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी लगी हुई हैं, और माई डिव, इसको मैंने एक अपनी क्लास दे दी, और इस क्लास को मैं यहाँ लाया और मैंने माई डिव को ओपन किया, और मैंने यहाँ पे क्या दे दी, टेक्स्ट डेकोरेशन, और टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने क्या दे दी, अंडरलाइन। तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं पीछे गया तो भी मेरी अंडरलाइन लगी हुई है, क्योंकि अब भी बार मैंने अंडरलाइन किससे लगाई है, अपनी CSS से लगाई है। आप बिल्कुल अपनी CSS इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कोई चीज़ मना नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैंने बूटस्ट्रैप की भी क्लासेस यूज़ की हैं और यहाँ पे एक अपनी क्लास भी इसको दी हुई है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका टेक्स्ट सेक्शन जो है वो बेसिकली ख़त्म होता है। इसके अलावा हमारे पास जो CSS में हमने दूसरी चीज़ पढ़ी थी वो क्या थी, वो क्या थे, कलर्स। अब कलर्स की एक मज़े की चीज़ है, बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ कलर्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिए जाते हैं आपको क्लासेस के तौर पे। वो कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, डार्क और लाइट। अब ये कुछ ऐसे कलर्स हैं जो आपको स्टैंडर्ड कलर्स दिए गए हैं, जो उनके मुताबिक वेबसाइट्स में नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इस ब्लू को देखें तो ये ब्लू आपको गूगल की वेबसाइट्स में बहुत नज़र आता है। आप जीमेल खोलें, आप गूगल की कुछ और सर्विसेज यूज़ करें, उसमें आपको ये वाला जो ब्लू कलर है ये बहुत ज़्यादा डिस्प्ले होता है। इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी ग्रे कलर है, ये सक्सेस ग्रीन। अब ये नॉर्मल ग्रीन नहीं है, अगर आप CSS में जाके बॉर्डर कलर या बैकग्राउंड कलर ग्रीन करेंगे तो वो कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, ये वाला ग्रीन कलर थोड़ा डिफरेंट है। ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड कलर्स हैं जो बूटस्ट्रैप वालों को लगता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक और यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी होती है इसी कलर की, वो होती है टेक्स्ट म्यूटेड। तो ये थोड़ा सा ग्रेश किस्म का कलर होता है, सही है। और ये टेक्स्ट म्यूटेड नॉर्मली आपको तब यूज़ होता है जब कोई फ़र्ज़ करें कि ऑफ़र चल रही हो, कोई डिस्काउंट चल रहा हो, तो जो पुरानी प्राइस है वो थोड़ी सी हल्का सा ग्रे कलर होता है, और जो न्यू प्राइस है वो रेड कलर की थोड़ी सी डार्क बनाई हुई होती है। अगर आपने थोड़ा गौर किया हो तो कुछ ऐसा ही होता है। अब ये कलर्स यूज़ कैसे होंगे, इनको यूज़ करना बहुत आसान है। अब जैसे कि पहले में मैंने कर दिया टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट कलर, और डैश मैंने क्या कर दिया, प्राइमरी। ये इसमें पूरा सेंस है कि पहले टेक्स्ट मतलब किसका कलर चेंज करेगा, टेक्स्ट का। दूसरा प्राइमरी, ये कलर का नाम है कि इस टेक्स्ट में मैं कौन सा कलर मुझे लगाना है, प्राइमरी। अब टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सेकेंडरी, टेक्स्ट सक्सेस, और उसके अलावा एक हमारे पास चीज़ है डेंजर, वार्निंग। उसके बाद एक और होता है हमारे पास इन्फो।
तो आप देख रहे हैं कि मैंने कलर की प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं की हैं, सिंपल मैंने टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टीज यूज़ की हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाई हैं और यहाँ पे हमारे पास वो सारे कलर्स आ चुके हैं। ठीक है, अब मज़े की बात है कि टेक्स्ट, चलो मुझे समझ आ गई कि टेक्स्ट का कलर हम ऐसे लगाते हैं, लेकिन जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी CSS में वो कौन सी थी? क्या? बैकग्राउंड कलर। सही है। अब बैकग्राउंड कलर हम बूटस्ट्रैप में कैसे लगाते हैं? तो बूटस्ट्रैप में बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए आप सिंपल कर सकते हैं कि जैसे ये है, अब मुझे, बल्कि ये नहीं, ये ज़्यादा मज़ा आएगा, इसमें मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है? BG बेसिकली बैकग्राउंड से निकला है, और आप डैश करेंगे। अब आप उसको बताएंगे कौन सा कलर। अब जैसे मैं इसको कहता हूँ वार्निंग, ये वार्निंग वैल्यूबल यहाँ से आ रहा है बेसिकली। ठीक है, अब वार्निंग मैंने किया तो आप देख रहे हैं जो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है आपके पास? येलो हो चुका है। अच्छा, अगर ये मैं बॉडी पे लगा दूं तो क्या होगा? मैं लिख दूं म्यूटेड, सॉरी म्यूटेड, टेक्स्ट म्यूटेड होता है, डार्क कर देते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? डार्क, जो कि बेसिकली ब्लैक का शेड है। ये ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक का शेड है। उन्होंने वो सारे कलर्स आपको दिए हुए हैं जो नॉर्मली जो डिज़ाइनर्स हैं वो अपनी डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये वो कलर्स हैं। अब पहला डार्क, अगेन वही सारा होगा, प्राइमरी तो प्राइमरी, ठीक है, और उसके बाद क्या था? एक डेंजर, तो डेंजर। सही है। अब गौर से देखें, ये वही रेड कलर है जो नॉर्मली आपको एरर्स वगैरह पे दिखता है। अब जो आप नॉर्मल CSS में लिखते हैं ना रेड, वो कलर डेंजरस नहीं दिखता क्योंकि वो चुभने वाला कलर है। ये थोड़ा कलर जो है रेड है, ये थोड़ा डल है, ये आपकी आंख को चुभता नहीं है। तो जो आपका जो नॉर्मली अलर्ट्स होते हैं या वार्निंग्स होती हैं या एरर्स होते हैं वो रेड कलर के इस टेक्स्ट में दिखाती हैं। अगर आप एक फेमसली, अगर आपने थोड़ी लाइन देखी हो तो आपके पास एक नॉर्मली होता है डिव, लिखा हुआ होता है ईमेल पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और इसका नॉर्मली जो आपके पास कलर होता है वो होता है टेक्स्ट डेंजर, वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है। अगर आप इस लाइन को मैच करें तो ये एग्जैक्ट वही कलर है जो नॉर्मली वेबसाइट्स इस तरह के मैसेज के लिए इस्तेमाल करती हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो गलत है, सही है, इनकरेक्ट पासवर्ड या कुछ इस तरह का काम हो सकता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लासेस हैं, ये बूटस्ट्रैप में हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ों के लिए? टेक्स्ट के लिए और कलर के लिए। कलर के लिए एक तो टेक्स्ट डैश प्राइमरी टेक्स्ट का कलर देने के लिए, और BG डैश प्राइमरी बैकग्राउंड का कलर देने के लिए। इसके अलावा वेबसाइट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो क्या चीज़ है? बटन। अब बटन जैसे कि होता है लॉगिन। अब लॉगिन का जो बटन हम लोग देखते हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बटन अपना ओपन करते हैं, थोड़ी देर के लिए ना हम इसको फ़िलहाल CSS से मार्जिन देते हैं ताकि वो आपको थोड़ा सा अलग अलग दिखे। अच्छा, ये जो बटन है अभी बिल्कुल बेकार सा बटन दिख रहा है, लेकिन आप CS बूटस्ट्रैप की क्लास इस्तेमाल करेंगे। पहली कौन सी? BTN। दूसरा आप इसको बताएंगे कि मुझे इसका कलर क्या करना है। जैसे मैंने क्या कहा, BTN प्राइमरी कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। तो अब ज़रा देखेंगे आपका एक ज़बरदस्त किस्म का एक स्मूथ बटन तैयार हो चुका है। अब बटन्स के हवाले से इनके पास भी पूरा एक पेज है जिसमें अलग अलग किस्म के हर तरह के बटन्स आपको शो कराए जाते हैं। अब इसी तरीके से जैसे कि अब ये बटन प्राइमरी है तो हम सक्सेस करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, एक और है कि बटन का साइज भी हो सकता है। सही है, तो यहाँ पे BTN ये BTN बता रहा है कि ये बटन है, ये BTN सक्सेस बता रहा है कि इस BTN का कलर क्या देना है। के बाद एक और चीज़ होती है BTN डैश LG, तो ये हमारा बटन का साइज इंक्रीज हो गया, यानी कि आखिरी जो चीज़ है वो हमारे पास ये बता रही है कि हमारे पास ये इसका साइज क्या है।
आपका नाम क्या है? हाँ, सैफुल्ला। और आपके बराबर में जो है क्या? मोहम्मद अली भट्टी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बीटीएन की। तो बीटीएन का हमने ये कहा कि हमने यहाँ से बीटीएन का कलर लगाया और हमने बीटीएन एलजी से हमने बीटीएन का साइज़ हमने शो अप किया। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास एक और इसमें क्या चीज़ है। उससे पहले हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि बटन सिर्फ बटन से नहीं बनता। आपके पास एक और चीज़ थी जिससे हम लोग लिंक्स वगैरह क्रिएट करते थे, और वो क्या है? एंकर टैग। एंकर टैग का क्या फ़ायदा है बटन के ऊपर, किसी को पता है? करेक्ट, बटन जो है वो किसी ना किसी जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को ट्रिगर करता है। सही है। आप जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके पास एक एट्रीब्यूट होता है। इसका एट्रीब्यूट का नाम क्या होता है? ऑन क्लिक। ये एट्रीब्यूट तब आपका हिट करता है जब ये बटन क्लिक होता है। इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चलता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देख लें यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट अगर हम लोग कह लें और इसको हम फंक्शन दे दें, और फंक्शन में हम कह रहे हैं अलर्ट बटन क्लिक्ड, और इसको हम नाम दे देते हैं माय फंक। सही है। तो हमने लॉगिन फंक्शन बनाया तो हमारे पास बटन क्लिक बन गया। सही है। 2 मिनट में हमने एक जावास्क्रिप्ट लगाई है। जावास्क्रिप्ट सिंपल क्या करती है कि जब ये बटन क्लिक हो तो ये एक मैसेज अपीयर करवा देता है, बटन क्लिक्ड। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि बटन कब इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमें इस बटन के क्लिक होने पर कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चलाना हो। जैसे हमें कोई फॉर्म हमने फिल किया, उसको हमने लॉगिन का बटन क्लिक किया तो वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, जैसे आप लॉगिन हो जाते हो, साइन अप हो जाते हो, या कोई भी और चीज़ आप कर रहे होते हो। लेकिन कुछ चीज़ों में हमारा जो बटन होता है वो हमें किसी और जगह पे ले जाता है, यानी कि किसी और पेज पे ले जाता है, किसी और वेबसाइट पे ले जाता है। तो अब ये लिंक है, ये बटन नहीं है। तो जब कोई लिंक लगाना होता है तो हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? एंकर टैग। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्या? गूगल। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास सिंपल सा एक बकवास सा लिंक नज़र आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये भी कुछ इस बटन की तरह शो हो। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास सिंपल एक बहुत इजी तरीका है कि हमने इस एंकर टैग को क्लासेस दे दी, और मैं क्लास में इसको बोलता हूँ मुझे इसको किसके तरीके से शो करना है? बटन के शो तरीके पे। तो बटन, और इसको मैं कह देता हूँ प्राइमरी, और ये है btn डैश लार्ज। तो अब आपको थोड़ी बहुत, जब आपने क्लासेस अब पढ़ लिए हैं तो अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। और आई थिंक कोई भी चीज़, नई चीज़ पढ़ने का सबसे बड़ा एक जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो यही होती है कि अगर आप आज की क्लास से पहले इसको देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है क्या है, लेकिन अब अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक एक लफ्ज़ कर क्या रहा है। कि पहला बीटीएन बूटस्ट्रैप को बता रहा है कि ये चीज़ क्या है? बटन है। दूसरी चीज़ बता रही है बूटस्ट्रैप को कि इसको कलर कौन सा देना है। तीसरी चीज़ बता रही है कि इसका साइज़ क्या रखना है। सही है। तो पूरी एक सेंस है, क्योंकि आप बूटस्ट्रैप में सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम नहीं चला सकते। आपको अगर क्लाइंट एक पूरा आपको एक सिस्टम ला के देता है, एक पूरा डायग्राम ला के देता है कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, तो अब वो वेबसाइट आप कहीं से कॉपी तो नहीं कर सकते, आपको वो बनानी है। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास गूगल का, हालांकि ये क्या है? एंकर टैग, लेकिन आप देखें इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। हालांकि एक एंकर टैग है और दूसरा हमारे पास लॉगिन बटन है। इवन हम ये कर लेते हैं, हम इसको कह देते हैं https//google.com
अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कहाँ पे चला जाएगा, गूगल पे चला जाएगा। लेकिन किसी को पता है कि ये न्यू टैब पे कैसे जाएगा? टारगेट ब्लैंक। तो जब हम इसको टारगेट ब्लैंक का एट्रीब्यूट देंगे तो ये नए टैब ओपन करता है और हमारी वाली जो पुरानी टैब है वो सिक्योर रहती है। सही है। ये जब हम इस आई थिंक एंकर टैग पढ़ रहे थे तो हमने इस बात को डिस्कस किया था। तो ये हमारी क्या हो गई, बूटस्ट्रैप के बटन्स। तो क्या यहाँ पे कहानी ख़त्म है? तो ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास थोड़ी चीज़ें और हैं। और ये एक अलग डिज़ाइन के बटन है जो अभी आपके रहते हैं। तो इनमें सिर्फ क्या फ़र्क है, जहाँ पे आप बता रहे हैं कलर क्या है, उससे सिर्फ एक चीज़ पहले आप इसको बता देते हो कि मुझे किस डिज़ाइन वाला चाहिए, आउटलाइन वाली डिज़ाइन वाला चाहिए। जब आपने सिर्फ एक लफ्ज़ बदला तो आप देखेंगे कि अब ये गूगल का बटन बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक रखेंगे तो ये ब्लू कलर का शो करेगा और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फील आपको देगा। इसके अलावा यहाँ पे सेकेंडरी कलर इसको बहुत ही अच्छा लगता है, और आप सेकेंडरी कलर इसको दें तो आप ये देखें ग्रे कलर का शेड देता है। सही है। आपने एक और चीज़ नोट की, आपने टेक्स्ट का कलर इसको वाइट करने का कहा नहीं था। हालांकि अगर आप नॉर्मली HTML में कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। आपने इस बटन को प्रॉपर्टी नहीं लगाई कि इसका टेक्स्ट कलर वाइट हो। ये काम ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप ने किया है कि क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर डार्क है तो इसने टेक्स्ट कलर इसका क्या कर दिया, लाइट कर दिया, यानी कि वाइट कर दिया। लेकिन आपने इसको आउटलाइन वाला डिज़ाइन कहा तो उसको समझ आ गई कि आउटलाइन में पहले बैकग्राउंड क्या होगा, वाइट होगा, तो उसने टेक्स्ट कलर क्या दिया, ब्लैक। लेकिन जैसे ही हम इस पर होवर करेंगे तो अब बैकग्राउंड कलर क्योंकि डार्क हो गया तो इसने टेक्स्ट कलर क्या दे दिया, वाइट। अब आप खुद सोचेंगे ये अच्छी खासी फंक्शनैलिटी है, इस पर होवर प्रॉपर्टी, सूडो, ये आपका सेलेक्टर सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन हम लोग ने ये कैसे अचीव कर ली, सिंपल से एक आपकी क्लास से आपने सिंपल क्लास लगाई और आपका काम हो गया। क्या यहाँ पे कहानी ख़त्म है? तो नहीं। अच्छा, ये साइजेस वगैरह आपने देख लिया है, SM, LG, एक MD भी होता है वैसे तो। ये भी सिंपल सी आपके पास, अच्छा ये दिखा रहा है इस चीज़ को। अब ये बटन है, आई थिंक ये तो वैसे HTML का पार्ट था, आई डोंट नो आपने ये चीज़ देखी थी या नहीं। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं डिसेबल्ड तो क्या होता है, सही है। अब इसका अगर आप कलर देखें तो ये थोड़ा सा डिम हो गया है, लाइट हो गया है। अब मज़े की बात है कि ये जो इसका कलर लाइट हुआ ये आपने नहीं किया है, यानी कि इस पर ओपेसिटी लगा दी है इसने। ओपेसिटी आपने नहीं लगाई थी, ये किसने लगा दी, बूटस्ट्रैप ने। कैसे लगा दी, क्योंकि उसको समझ आ गई कि आपने HTML में जाके उसको क्या कर दिया है, डिसेबल्ड। तो ताकि यूज़र को समझ आए कि ये क्या बटन क्या हुआ है, डिसेबल हुआ हुआ है। ये गलती जो आप नॉर्मल CSS से जब आप काम कर रहे होते हैं तो ये गलती बहुत लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि बटन को डिसेबल कर देते हैं लेकिन उसका कलर लाइट नहीं करते। अब यूज़र को कैसे पता लगेगा कि ये बटन डिसेबल हुआ हुआ है? वो तो उसको क्लिक करता रहेगा, अब वो क्लिक करेगा तो वो बटन चलेगा नहीं क्योंकि उस पर क्या लगा हुआ है, डिसेबल लगा हुआ है। तो आप खुद सोचेंगे ये भी एक बहुत एक मुश्किल आपकी एक प्रॉपर्टी है कि आपको कैसे पता लगेगा कि HTML के अंदर इस टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, डिसेबल। और आपको ये चेक कैसे करना है कि जब डिसेबल हो जाए तो इसकी जो ओपेसिटी है वो बढ़ा दो। अब ये सारा काम अगेन कौन कर रहा है, बूटस्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप कैसे करता है, ये करता है आपकी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट आपके एट्रीब्यूट्स निकलवा सकती है, जावास्क्रिप्ट आपका एट्रीब्यूट निकलवाती है और वो चेक कर सकती है कि आपके पास कौन कौन सा एट्रीब्यूट अवेलेबल है। तो ये उस एट्रीब्यूट से इसको पता लगता है कि ये इसको डिसेबल हुआ है। जब जावास्क्रिप्ट को पता लग जाता है कि ये डिसेबल है तो वो CSS में जाके उसका जो कलर है वो लाइट कर देती है। लेकिन आपको इस चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल यहाँ पे क्या लिख देना है, डिसेबल, और बाकी सारा काम बूटस्ट्रैप खुद संभाल लेगा। ठीक है, कदरे सिंपल चीज़ थी, इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये जो थोड़ी सी इसने चीज़ बताई हुई है ये अभी हमारे किसी काम की नहीं है, इसको अभी हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं क्योंकि इसके सेक्शन में आ गया है। तो ये बेसिकली आपके वाले जो बटन होते हैं, फुल साइज स्क्रीन वाले बटन्स होते हैं, नॉर्मली आपके
फॉर्म्स या लॉगिन फॉर्म्स में कभी कभार आपको शो हो जाते हैं। अब इसके लिए वो क्या कर रहा है, ये आपको याद आ रहा है ये क्या चीज़ है, ग्रिड। ये बेसिकली CSS ग्रिड को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये CSS ग्रिड को बूटस्ट्रैप में कैसे इस्तेमाल कर रहा है, डी ग्रिड की क्लास लगा के। किसी को समझ आ रहा है डी से क्या मतलब होगा, डिस्प्ले ग्रिड, क्योंकि जब हम ग्रिड लगाते थे तो हम लिखते थे डिस्प्ले ग्रिड, तो उसने इसको शॉर्टकट करके उसकी क्लास क्या बना दी है, डी डैश ग्रिड। और गैप डैश डू भी आप समझ रहे होंगे, जब हम ग्रिड बना रहे थे तो मैंने गैप दिया था, सही, आई थिंक 10 पिक्सल्स का मैंने या 5 पिक्सल्स का मैंने गैप दिया था, तो ये गैप भी सेम काम कर रहा है। तो बेसिकली आपने 2 क्लासेस से पूरी की पूरी जो आपने ग्रिड पढ़कर अभी अब आए हैं, आपने वो वाला काम कर दिया सिर्फ 2 लफ्ज लिखने से। और उस पर हमारी पूरी 50 मिनट की और 1 घंटे की क्लास लगी थी वो पूरा ग्रिड बनाने के लिए। तो बूटस्ट्रैप की ये क्वालिटी है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि ग्रिड इन दोनों बटन्स को स्ट्रेच कर रहा है, सही है। और दोनों का कॉलम विड्थ क्या है, इसकी कॉलम विड्थ क्या रखी हुई है इसने, वो 100% तो नहीं लिखते थे। टेम्पलेट कॉलम एरियाज में हम क्या लिखते थे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में 1FR, सही है। इसका मतलब उसने कॉलम्स में क्या दिया हुआ है, 1FR, और 1 दफ़ा लिखा है। अगर ये 2 दफ़ा लिखता तो बटन वो ऊपर आ जाता, सही है। जिनको ये बात समझ आई इसका मतलब आपने ग्रिड सही पढ़ी है, जिनको बात समझ में नहीं आई वो ग्रिड की क्लास दोबारा देखें, सही है जी। अब ये वाला जो फीचर है ये बहुत यूज़ होता है, और इसका सिंपल तरीक़ेकार क्या है कि आप, अच्छा ये 1 बटन भी हो सकता था, ज़रूरी नहीं कि 2 बटन हो। मैंने 1 बटन उड़ा दिया। अब आप देखें आपका फुल साइज़ 1 बटन अवेलेबल है। आप इसको फॉर्म के अंदर यूज़ करें, कहीं भी यूज़ करें जहाँ पे आपका दिल कर रहा है। और अगेन मैं ये वाला जो फंक्शन है ये इस पर भी लगा सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, क्योंकि मेरा फंक्शन है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये वाला फंक्शन यहाँ भी चलेगा, ठीक है। अब आई थिंक एक चीज़ और रहती है आपकी, वो बटन ग्रुप्स होंगे। अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें साइज़ वगैरह चेंज कर रहा है, ये ग्रिड को यूज़ कर रहा है। और ये जो ग्रिड के काम है ये बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे, उसमें पूरा मतलब सेक्शन ही ग्रिड का होगा और फ्लैक्स का होगा, सही है, क्योंकि ये इसके अंदर फ्लैक्स ग्रिड सब कुछ अवेलेबल है। तो वो उसमें हम पढ़ लेंगे, तो ये उसके पार्ट है बेसिकली। यार इसमें एक चीज़ नहीं आई, इसका तो ये ख़त्म हो गया। ये बेसिकली क्या होता है, div डॉट btn डैश ग्रुप, ठीक है। और आपके पास एक है बटन की आपके पास क्लास है, क्लास में हमने बोला btn डैश प्राइमरी, और आपके लिख दिया 1, और आपके 2, और ये आपका हो गया 3, और ये आपके पास, एक मिनट यार, बटन ग्रुप, और सॉरी बटन ग्रुप। मैंने कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, क्या किया है? क्या नहीं यार, ये क्या कर रहा है? 5.0.2 अगर हम इसको कहें तो हमारे पास ऐसे ही, तो पागल हो गया।
ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। जरूरत नहीं पड़ती पर 1 2 3। वेल ये पता नहीं क्यों एरर दे रहा है, वरना ये हम लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन से भी उठा के ला रहे हैं। वैसे ये चलना तो चाहिए था। ये सिंपल सा कुछ इस तरीके से इफेक्ट शो होता है कि तीनों जो आपके बटन्स हैं वो सिमिलर वर्कआउट करते हैं। मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे कोई, अच्छा सही है सही है, ठीक है ठीक है, सही है। तो ये आपका यहाँ पे बन गया। बेसिकली क्या हुआ था, हमने जो शुरू में अपनी कस्टम CSS पे मार्जिन लगाई हुई थी, मार्जिन 30 पिक्सल्स तो आपका लेफ्ट एंड राइट, वो इस पर अप्लाई हो गया था। सही है, इस वजह से, वरना कोड बिल्कुल सही था क्योंकि बड़ा आसान सा कोड है। मैं वही सोच रहा था कि इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती। तो सिंपल सा हमें बस क्या करना है कि एक डिव बनाना है और उसके ऊपर क्लास क्या देनी है, BTN ग्रुप की, और उसके अंदर आप जितने बटन्स आप बनाते जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको मिला के दिखाएगा। अगर आप इसको गौर करें तो आपने ये चीज़ शायद किसी यहाँ पे देखी भी होगी। ये नॉर्मली चीज़ आपने ये देखी हुई होगी कि जो आपके नीचे पेज नंबर्स होते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, 1 2 3, वो कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं कि आपके पास डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जैसे कि अब ये BTN प्राइमरी नहीं है बल्कि ये है, सॉरी प्रीवियस नहीं हो सकता, ये है हमारे पास सक्सेस। तो जो हम किस पेज पे खड़े हुए हैं, 1 पे। तो बेसिकली आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसके साइजेस भी चेंज कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल बिहेव करेंगी। सिर्फ फ़र्क कहाँ आएगा कि आपके पास ये अलग अलग बटन्स हैं लेकिन आपस में ग्रुप हुए हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, BTN ग्रुप। बड़ी अजीब बात है कि इन्होंने बटन के टॉपिक के अंदर इसको नहीं बताया हुआ, हालांकि ये बहुत एक ज़बरदस्त टूल है बूटस्ट्रैप का। जैसा हमने देखा यहाँ पे बटन ग्रुप्स नहीं बताया हुआ है, जो इनका ऑफिशियल बटन का पेज है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक मेथड है, इसलिए जाहिर सी बात है मुझे पता था कि बटन ग्रुप होना चाहिए और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो जहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है आपको वहाँ पे यूज़ करनी है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये एक एक अलग अलग बटन है जो आपस में बस ज्वाइन किया गया है। इसकी आप स्टाइलिंग वगैरह एक इंडिविजुअल बटन की चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई चीज़ अजीब सी नहीं है। अच्छा, अगर इस पर हम लगाएं टेक्स्ट डैश डेकोरेशन डैश अंडरलाइन, सॉरी इस पे नहीं लगाना था, इस पे, तो अब ज़्यादा टिपिकल लग रहा है, जो कि एक डिज़ाइन होता है किसी भी पेज नंबर वेबसाइट्स का। इसको हम, किसी को पता है इसको टेक्निकल ज़बान में क्या कहते हैं, इस चीज़ को, जो आप फर्ज करेंगे अमेज़ॉन है, दराज है, उसके नीचे होता है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आप करते रहते हैं, पेज डिफरेंट होता रहता है। इसको टेक्निकली क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग में, नहीं पता? इसको हम पेजुनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेजुनेशन। जब भी आपको कोई, मतलब ये फंक्शनैलिटी कहीं पे लिखा हुआ दिखे कि आपको एक फंक्शनैलिटी बनानी है पेजुनेशन की, तो आप समझ जाएंगे आपको क्या बनाना है, कि एक पेजेस को चेंज करने का पूरा एक सिस्टम बनाना है, तो उसको हम नॉर्मली पेजुनेशन कहते हैं। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी जो बूटस्ट्रैप के रिलेटेड है।